ऑटो वाला बेटे को लेकर मॉल पहुंचा। काउंटर पर बैठी कैशियर उसकी तलाकशुदा पत्नी निकली। फिर जो हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। दोस्तों, एक आदमी अपने बेटे का हाथ थामे मॉल के उस विशाल गेट के सामने खड़ा था। चमकती लाइटें, शीशे की दीवारें, महंगे ब्रांड्स के नाम और अंदर आते जाते लोगों की तेज चाल। वो आदमी सीधा साधा था, साधारण कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी घबराहट साफ झलक रही थी। ये घबराहट इसलिए नहीं थी कि वो दिल्ली में नया था या उसने पहले कभी मॉल नहीं देखा था, बल्कि इसलिए थी कि आज वो उस जगह खड़ा था जहां अक्सर इंसान की कीमत उसके कपड़ों, उसकी घड़ी और उसके जूतों से आकी जाती है। उसका नाम शेखर था। दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला ईमानदार और दिन रात मेहनत करने वाला इंसान। उसके साथ उसका 8 साल का बेटा रवि था, जो मासूम आंखों से चारों तरफ देख रहा था, कभी ऊपर लगी रंगीन लाइटों को, कभी खिलौनों की दुकानों को और कभी अपने पिता के चेहरे को, जैसे हर बार ये पूछ रहा हो कि पापा, क्या हम सच में यहाँ के हैं। शेखर ने बेटे का हाथ थोड़ा और कसकर थाम लिया। उसे डर था कि कहीं लोग उसकी गरीबी ना देख लें, कहीं कोई सवाल ना कर दे, कहीं कोई उसकी हैसियत ना नाप ले। लेकिन आज वो किसी डर से नहीं, बल्कि अपने बेटे के एक छोटे से सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आया था। उसे नहीं पता था कि मॉल के अंदर कदम रखते ही किस्मत उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां उसका सामना अतीत से होने वाला था। उस अतीत से जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आया था, लेकिन जो आज एक कैश काउंटर के पीछे बैठकर उसकी आंखों के सामने खड़ा होने वाला था। रवि की आंखें चमक रही थीं। वो पहली बार इतना बड़ा मॉल देख रहा था। ऊंचे ऊंचे शीशे, चारों तरफ चमकती लाइटें, सजे हुए शोरूम, महंगे कपड़े, ठंडी एयर कंडीशनर की हवा और उस पूरे माहौल में बसी हुई एक अनजानी सी खुशबू, जो रवि के लिए किसी नई दुनिया जैसी थी। वो हर चीज को ऐसे देख रहा था जैसे आंखें झपकाना भी गुनाह हो। कभी वो ऊपर की तरफ देखकर हैरान होता, कभी सामने लगे पोस्टरों को पढ़ने की कोशिश करता और कभी आसपास से गुजरते लोगों को देखकर चुपचाप अपने पिता का हाथ और कसकर पकड़ लेता। फिर उसने मासूमियत से बहुत धीरे से पूछा, पापा, ये सब कितना बड़ा है? यहाँ सब कुछ मिलता है क्या? शेखर ने यह सवाल सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, वही मुस्कान जिसमें खुशी भी थी और कहीं ना कहीं छुपा हुआ दर्द भी। उसने प्यार से रवि के सिर पर हाथ फेरा और शांत आवाज में कहा, हाँ बेटा, यहाँ सब कुछ मिलता है, बस हर चीज की एक कीमत होती है। ये कहते हुए शेखर की आंखें एक पल के लिए झुक गईं। आज वो यहाँ किसी शौक के लिए नहीं आया था, ना घूमने के लिए, ना किसी को दिखाने के लिए और ना ही इस चमक दमक का हिस्सा बनने के लिए। उसकी बूढ़ी माँ गांव में बीमार पड़ी थी। डॉक्टर ने दवाइयों की एक लंबी लिस्ट थमा दी थी, जिनकी कीमत शेखर के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। ऊपर से रवि के स्कूल से अचानक यूनिफॉर्म और जूतों की ज़रूरत का नोट आ गया था। शेखर जानता था कि अगर उसने आज ये सब नहीं लिया तो कल उसका बेटा सवालों के घेरे में खड़ा होगा। इसी डर और जिम्मेदारी के बीच उसने कई रातें ज़्यादा ऑटो चलाकर गुजारी थी। जब पूरा शहर सो जाता था तब भी उसकी ऑटो सड़कों पर दौड़ती रहती थी। थका हुआ शरीर, लाल होती आंखें और टूटती हिम्मत के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने एक एक रुपया जोड़कर रखा था, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें काटकर, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने बेटे के सामने किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और रवि कभी ये महसूस ना करे कि उसका पिता कमज़ोर है। मॉल के अंदर कदम रखते ही शेखर की चाल अपने आप धीमी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ उसके कंधों पर किसी अनदेखा बोझ और भारी होता जा रहा हो। आसपास से लोग उसे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी की नज़र में हैरानी थी, जैसे वो सोच रहे हों कि ये आदमी यहाँ कैसे आ गया। किसी की नज़र में तिरछापन था, मानो उसकी मौजूदगी उस चमकते माहौल से मेल ही ना खाती हो। किसी की नज़र में एक अनकही दूरी थी, जो बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती है। शेखर ये सब महसूस कर रहा था। उसने देखा, समझा भी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने बस अपने बेटे रवि का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे उस भीड़ में वही एक सहारा हो जो उसे मजबूत बनाए हुए था। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, बस जो लेना है वही लेंगे, फालतू कुछ नहीं, ठीक है? रवि ने सिर हिलाया, जैसे वो सब समझ गया हो, लेकिन उसकी आंखें फिर भी हर चीज़ को उत्सुकता से निहार रही थी। कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक एक दुकान के सामने ठहर गया। शेखर भी रुक गया। दुकान के अंदर टंगा एक छोटा सा स्कूल बैग उसकी नज़र में आ गया था। उस बैग पर रंग बिरंगे कार्टून बने थे, मुस्कुराते हुए चेहरे, चमकते रंग और मासूम सपनों की झलक। रवि की आंखें खुशी से भर आईं।
वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया, मॉल, भीड़, लोग और उनके तिरछे देखे हुए चेहरे। उसने मासूम सी आवाज में थोड़ी झिझक और बहुत सारी उम्मीद के साथ कहा, पापा ये वाला। शेखर ने बैग को देखा, फिर उसकी तरफ लगा दाम देखा। उसी पल उसके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान, जैसे अंदर ही अंदर कहीं दब गई। दिल के भीतर कुछ टूटा, कुछ चुभा, लेकिन उसने वो सब अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और उसी शांत आवाज में कहा, ठीक है बेटा, चल लेते हैं। रवि का चेहरा खिल उठा। शेखर ने बैग उठाया, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ बैग नहीं था, उसके साथ उसकी मेहनत की रातें, उसकी माँ की दवाइयाँ और उसके बेटे की भविष्य की जिम्मेदारी भी उठी हुई थी। फिर शेखर ने पास ही रखे सस्ते जूतों की तरफ देखा और बिना ज़्यादा सोचे उन्हें उठा लिया। उसकी नज़र थोड़ी दूर टंगी एक टी शर्ट पर भी गई जो रवि को बहुत पसंद आई थी। उसने उसे हाथ में लिया, कपड़े को हल्के से महसूस किया और दाम की तरफ देखा। उसी पल उसकी माँ की दवाइयों का बिल जैसे आंखों के सामने तैर गया। शेखर ने कुछ कहा नहीं, बस बहुत चुपचाप वो टी शर्ट वापस टांग दी, जैसे अपने ही दिल को समझा रहा हो। ये सब रवि देख रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन समझ भी थी। वो जानता था कि उसके पापा किस दौर से गुजर रहे हैं। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीरे से बोला, पापा मैं ये टी शर्ट बाद में ले लूँगा, अभी दादी की दवाई ज़रूरी है। ये सुनते ही शेखर का गला भर आया। उसने पल भर के लिए आंखें झुका ली ताकि रवि उसकी आंखों में जमा आंसू ना देख सके। फिर उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और भारी आवाज़ में कहा, तू बहुत समझदार है बेटा। उस एक वाक्य में गर्व भी था और एक पिता की टूटती हुई मजबूती भी। इसके बाद दोनों कैश काउंटर की तरफ बढ़ गए और लाइन में खड़े हो गए। शेखर ने माथे से पसीना पूछा और जेब में रखे नोटों को एक बार फिर निकालकर गिन लिया, जैसे हर नोट से भरोसा मांग रहा हो कि वे आज साथ निभा लेंगे। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक एक कर लोग अपने बिल चुका रहे थे। अब बस 2 लोग बाकी थे। तभी काउंटर से एक मीठी सामने बैठी महिला को देखा और दोनों के बीच के अजीब से सन्नाटे को समझने की कोशिश की। उसी मासूमियत में उसने पूछ लिया, पापा ये आंटी आपको जानती हैं क्या? सवाल छोटा था, लेकिन उसमें छुपी सच्चाई बहुत भारी थी। नेहा ने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली। उसकी आवाज में सालों का ठहराव और अचानक लौट आई यादों की हल्की सी कंपकपी थी। उसने बहुत धीमे से कहा, आप यहां? शेखर ने उसकी आंखों में झांकने से बचते हुए शांत, लगभग बेरुखी भरी आवाज में बस इतना कहा, हां, बिल कर दीजिए। लेकिन नेहा की नजर बार बार रवि पर जा रही थी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसके भीतर कोई पुराना सच जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा हो, जिसे वो कितनी भी कोशिश करे अब अनसुना नहीं कर सकती थी। बच्चे के चेहरे में उसे कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा था। आंखों की बनावट, माथे की रेखाएं, बोलने का ढंग, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई तस्वीर से निकलकर सामने आ गया हो। तभी नेहा के होठों से बहुत धीमा सा सवाल फिसल गया, ये बच्चा किसका है? उस सवाल के साथ ही शेखर की आंखें एक पल के लिए सख्त हो गईं, जैसे उसने खुद को किसी अनकहे हमले के लिए तैयार कर लिया हो। लेकिन उसी पल रवि ने अनजाने में नेहा की तरफ देखकर पूरे भरोसे और मासूम गर्व के साथ कहा, मेरा नाम रवि है आंटी, मैं पापा के साथ आया हूं। नेहा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने एक झटके में उसके भीतर का सारा रंग खींच लिया हो। उसकी आंखें भर आई और हाथ से बिल की पर्ची फिसलते फिसलते बची। उस एक पल में उसे सब समझ आ गया था। ये रवि सिर्फ एक बच्चा नहीं था, ये उसकी जिंदगी का वो हिस्सा था जिसे उसने कभी हालात, गुस्से और गलत फैसलों के बीच खुद अपने हाथों से छोड़ दिया था। और आज वही हिस्सा उसके सामने खड़ा था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सवाल के, बस अपने पिता का हाथ थामे हुए। काउंटर के सामने खड़े हुए वे कुछ सेकंड ऐसे गुजरे मानो वक्त ने खुद को वहीं रोक लिया हो। मॉल की चमकती लाइटें, आसपास चलती लोगों की आवाज़ें, बिलिंग मशीनों की लगातार आती बीप की ध्वनि, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला पड़ता चला गया, जैसे उस भीड़ भरी जगह में सिर्फ 3 लोग ही बचे हों और बाकी पूरी दुनिया कहीं पीछे छूट गई हो। नेहा ने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर उठते तूफान को दबाने की कोशिश की और खुद को संभालते हुए बिल दोबारा उठाया। उसकी आवाज़ अब भी पूरी तरह प्रोफेशनल थी, वही सधी हुई, वही औपचारिकता, जैसे कुछ भी असामान्य हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी उंगलियां साफ कांप रही थीं, जो उसके भीतर की हालत बयां कर रही थी। टोटल 3400, उसने कहा, और उसकी निगाह अनजाने में फिर एक बार रवि के चेहरे पर टिक गई। शेखर ने उसकी तरफ देखे बिना ही जेब से नोट निकालने शुरू किए। उसने हर नोट को बेहद संभाल कर पकड़ा था।
वो जल्दी में नहीं था, ना ही लापरवाही में। जैसे हर नोट के पीछे कई रातों की मेहनत, थके हुए कंधे, लाल होती आंखें और बिना सोए गुजरे अनगिनत घंटे छुपे हुए हों। उसने एक एक नोट गिना, उन्हें सीधा किया और काउंटर पर रखने से पहले पल भर के लिए थामे रखा, मानो खुद से कह रहा हो कि यही उसकी ईमानदारी की कमाई है और उसे इस पर शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है। रवि काउंटर के पास खड़ा इधर उधर देख रहा था। कभी वो स्कैनर मशीन को ध्यान से देखता, कभी सामने रखे छोटे छोटे पैकेट्स को और कभी पीछे खड़े लोगों की भीड़ को। उसे माहौल में कुछ अजीब तो लग रहा था, जैसे हवा में कोई अनकही बात तैर रही हो, लेकिन वो चुप था। शायद बच्चों की तरह नहीं, बल्कि उम्र से पहले समझदार हो चुका था। बिल पास करते वक्त नेहा की नज़र एक बार फिर अनायास ही रवि पर चली गई। उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाई और बहुत हल्की, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में पूछ बैठी, ये स्कूल में पढ़ता है? शेखर ने उसकी तरफ देखे बिना सिर हिलाया और बस इतना कहा, हाँ। ना उस जवाब में गुस्सा था, ना कोई ताना और ना ही शिकायत। उसमें सिर्फ एक ठंडी सी दूरी थी, जैसे दो अजनबियों के बीच होती है। वही दूरी नेहा के दिल में सीधे चुभ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं छोड़ा था, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ दिया था जो कभी उनके बीच था। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर पूछा, क्लास? शेखर ने छोटा सा जवाब दिया, थर्ड। बस इतना कहकर वो फिर खामोश हो गया। 3 सेकंड की एक भारी खामोशी दोनों के बीच फैल गई। ऐसी खामोशी जिसमें बीते सालों की बातें, अधूरे सवाल और अनकहे दर्द सब एक साथ जमा थे। तभी नेहा ने अचानक काउंटर के नीचे से एक चॉकलेट निकाली। उसने उसे रवि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये बच्चे के लिए। उसकी आवाज में अब प्रोफेशनल औपचारिकता नहीं थी, उसमें एक माँ का अधूरा स्पर्श था। रवि ने चॉकलेट लेने से पहले एक पल के लिए पापा की तरफ देखा। शेखर ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ले लो बेटा। थैंक यू आंटी। रवि मुस्कुराया। वही मुस्कान नेहा को अंदर तक हिला गई। ठीक वैसी ही मुस्कान जो कभी वो शेखर के चेहरे पर देखा करती थी, जब जिंदगी अभी बिखरी नहीं थी, जब रिश्ते टूटे नहीं थे और जब भविष्य में इतनी खामोशियां नहीं थी। शेखर ने बिल चुका लिया और सामान उठाकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसे किसी पुराने जख्म से दूर ले जाने की बजाय और पास ले जा रहा हो। तभी उसके पीछे से नेहा की आवाज आई। वो आवाज अब पहले जैसी सदी हुई नहीं थी, उसमें हल्की हल्की रुकावट थी, जैसे शब्द उसके गले में अटक रहे हों और बाहर आने से पहले हिम्मत मांग रहे हों। शेखर ये नाम सुनते ही शेखर एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी पीठ सख्त हो गई, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा, जैसे डर रहा हो कि अगर पलटा तो वो सारी दीवारें गिर जाएंगी जो उसने सालों में अपने दिल के चारों ओर खड़ी की थी। नेहा ने खुद को समेटते हुए फिर कहा, अगर थोड़ा सा समय हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ में अब आग्रह था, पछतावा था और बहुत कुछ ऐसा भी जिसे वो शब्दों में नहीं बांध पा रही थी। शेखर ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये पल टालने से टलने वाला नहीं है। उसने धीरे से रवि की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मासूम भरोसा था जो हर पिता को मजबूती देता है। उसने प्यार भरी आवाज़ में कहा, बेटा वहाँ बेंच पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। रवि ने कोई सवाल नहीं किया, ना उसने पलट कर देखा, ना कोई जिज्ञासा दिखाई। वो बिना कुछ कहे बेंच की तरफ चला गया, क्योंकि उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा था और शायद वो समझता था कि कुछ बातें बड़ी दुनिया की होती हैं जिन्हें बच्चे सिर्फ महसूस करते हैं, पूछते नहीं। नेहा काउंटर के पीछे से बाहर आ गई। अब वो कैशियर नहीं थी, ना उस पर यूनिफॉर्म का कोई बोझ था, ना चेहरे पर वो प्रोफेशनल मुस्कान जो कुछ देर पहले तक उसकी ढाल बनी हुई थी। अब वो बस एक औरत थी जिसके सामने उसका अतीत सजीव होकर खड़ा था। कुछ पल वो शेखर को देखती रही, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि वक्त उन्हें फिर से इस मोड़ पर ले आया है। फिर उसने बहुत धीमे से पूछा, तुम यहाँ कैसे? शेखर ने बिना किसी अतिरिक्त शब्द के सीधा जवाब दिया, माँ बीमार है, दवाइयाँ लेने आया था। ये कहते हुए भी उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच था। नेहा की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द बिखर गए। उसने हिम्मत करके फिर पूछा, और ये बच्चा? शेखर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। उसकी आवाज़ में इस बार हल्का सा सख्तपन था। मेरी जिम्मेदारी, मेरी दुनिया। उन 4 शब्दों में उसका पूरा जीवन समाया हुआ था। नेहा का सिर अपने आप झुक गया। उसे एहसास हो गया कि वो किससे क्या छीन कर चली गई थी। उसने भराई हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले सब संभाल रहे हो। शेखर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आवाज शांत थी,
लेकिन शब्द बेहद भारी थे। तुम्हें जानने की कोशिश भी नहीं थी। ये वाक्य नेहा के दिल में तीर की तरह लगा। वो चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सफाई नहीं थी। कुछ पल बाद उसने टूटे हुए स्वर में कहा, मैं गलत थी शेखर। मैंने ताकत के नशे में अपने गुस्से और अपने जिद में सब कुछ तोड़ दिया। शेखर ने तब उसकी तरफ देखा। उस नज़र में सालों का दर्द था, अधूरी शिकायत थी, लेकिन नफरत नहीं थी। उसने बहुत धीरे से कहा, गलतियां सब करते हैं, पर हर कोई उन्हें मानने की हिम्मत नहीं। नेहा रो पड़ी। उसी मॉल की भीड़ में, उसी चमक दमक के बीच, जहां अब तक उसने हर चीज को बहुत हल्के में लिया था, आज पहली बार उसे खुद पर शर्म आ रही थी। आंसू चुपचाप उसकी आंखों से बह रहे थे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बहाने के। वो रो इसलिए नहीं रही थी कि शेखर ने कुछ कह दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को पहली बार आईने में साफ देखा था। तभी रवि दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और एक छोटी सी उम्मीद भी। पापा, दादी का फोन आया है। शेखर का चेहरा एक पल में बदल गया। जो तनाव, जो सख्ती और जो डर उसकी आंखों में था, वो सब एक साथ उभर आया। क्या कहा उन्होंने? उसने बेचैनी से पूछा। रवि ने मासूमियत से कहा, बोली है तबीयत थोड़ी संभली है। ये सुनते ही शेखर ने राहत की एक गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर अचानक थोड़ा हल्का हो गया हो। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, मानो वो भगवान को मन ही मन धन्यवाद दे रहा हो। नेहा ये सब देख रही थी। बाप और बेटा एक दूसरे का हाथ थामे हुए। कोई बनावटी रिश्ता नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस एक सच्चा बंधन जिसमें भरोसा था, त्याग था और बिना कहे एक दूसरे को समझ लेने की ताकत थी। वो समझ गई कि शेखर ने अकेले रहते हुए भी अपने बच्चे को क्या दिया है। पैसा नहीं, बल्कि सुरक्षा, संस्कार और आत्मसम्मान। नेहा का दिल और भी भारी हो गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, शेखर, अगर कभी मुझसे कुछ मदद चाहिए हो। उसके शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ खाली जगह पैसों से नहीं भरी जाती। लेकिन उस एक वाक्य में उसका पछतावा भी था और सुधरने की सच्ची कोशिश भी। शेखर ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में कोई गुस्सा नहीं था, कोई कटुता नहीं थी, बस एक ठहराव था, जैसे उसने बहुत पहले ही अपने भीतर ये फैसला कर लिया हो। फिर उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद, उसने शांत और संतुलित आवाज में कहा। लेकिन मैं अपने बेटे को अपने दम पर खड़ा होना सिखा रहा हूं। इस एक वाक्य में ना तो कोई घमंड था, ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, बस आत्मसम्मान था। वो आत्मसम्मान जो संघर्षों से निकलकर बनता है। नेहा की आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। वो समझ गई कि ये मदद ठुकराना नहीं था, बल्कि अपने बेटे के भविष्य को मजबूत बनाने का तरीका था। शेखर ने रवि का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में अब पहले से ज्यादा मजबूती थी, जैसे वो दुनिया को साफ साफ बता रहा हो कि यही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। वो बिना पीछे देखे बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ी नेहा बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई, क्योंकि आज उसे ये सच्चाई समझ आ गई थी कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले तो जाते हैं, लेकिन जाते जाते आपको इंसान बनाकर चले जाते हैं। आपको ये सिखाकर चले जाते हैं कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, निभाने से बनते हैं। मॉल के बाहर की हवा अंदर की चमक से बिल्कुल अलग थी, थोड़ी शोर भरी, थोड़ी खुरदुरी, लेकिन पूरी तरह सच्ची। वही हवा शेखर के चेहरे से टकराई। उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली। रवि का हाथ अब भी उसके हाथ में था, सुरक्षित और भरोसे से भरा हुआ। चलते चलते भी उसका दिमाग पीछे छूटे हुए उस चेहरे में उलझा था, जिसे वो भूलना चाहता था, लेकिन पूरी तरह कभी भुला नहीं पाया। फिर भी उसने कदम नहीं रोके, क्योंकि उसे पता था कि कुछ यादें साथ चलती हैं और कुछ जिम्मेदारियां आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। रवि अचानक रुक गया। उसने अपने पापा का हाथ हल्के से थामते हुए बहुत धीरे से कहा, पापा, वो आंटी थोड़ी उदास लग रही थीं। शेखर भी वहीं ठिठक गया। उसने अपने बेटे की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस समझने की एक मासूम कोशिश थी, जैसे वो दुनिया को धीरे धीरे पढ़ना सीख रहा हो। शेखर ने पल भर सोचा और फिर बेहद शांत गहरी आवाज में कहा, कभी कभी बेटा, जब इंसान गलत करता है तो उसकी सजा बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं थी, बस जीवन का अनुभव था। रवि ने चुपचाप सिर हिला दिया। बात शायद पूरी तरह उसकी समझ में नहीं आई, लेकिन पापा की आवाज में छुपा सच, वो सच्चाई जो शब्दों से ज्यादा भावों में होती है, उसने महसूस कर ली। दोनों फिर ऑटो की तरफ बढ़े। शेखर ने चलते चलते जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर माँ का मिस्ड कॉल चमक रहा था। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन लगाया। माँ, शेखर की आवाज़ हल्की सी कांप गई। उधर से माँ की कमज़ोर लेकिन सुकून देने वाली आवाज़ आई,
अब ठीक हूँ बेटा, तो परेशान मत हो, बस जल्दी आ जाना। हाँ माँ, आज ही निकल रहा हूँ, शेखर ने कहा। फोन रखते ही उसका मन और मजबूत हो गया, जैसे किसी ने उसके भीतर टूटती हुई हिम्मत को फिर से जोड़ दिया हो। उसे लगा जैसे जिंदगी बार बार उसे परख रही है, उसे थका रही है, लेकिन हर बार उसे थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और सच्चा इंसान बना रही है। ऑटो स्टार्ट हुआ। इंजन की आवाज़ के साथ ही जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में लौट आई। रवि खिड़की से बाहर देख रहा था। भागती सड़कें, शोर, लोग, सब कुछ चलता जा रहा था। और उसी चलती दुनिया के बीच एक पिता और एक बेटा अपनी अपनी जगह पर खामोशी से बहुत कुछ समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद रवि फिर बोला, पापा, अगर कोई गलती करे तो क्या उसे माफ करना चाहिए? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। कोई जिद नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक सच्चा सवाल था जो उसने दिल से पूछा था। शेखर कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो सड़क पर देखते हुए ड्राइव करता रहा। सवाल छोटा था, लेकिन जवाब बहुत बड़ा था। ऐसा जवाब जो किताबों में नहीं, जिंदगी से सीखा जाता है। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली और बहुत सधे हुए शांत स्वर में कहा, अगर वो अपनी गलती समझ ले बेटा, तो माफी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये कहते हुए उसके शब्दों में कोई उपदेश नहीं था, बस अनुभव की सच्चाई थी। रवि ने ये सुना तो हल्के से मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे कोई बहुत कीमती बात समझ में आ गई हो। उसने मासूमियत से कहा, तब तो आप बहुत ताकतवर हो पापा। ये सुनते ही शेखर की आंखें भर आईं। उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि रवि उसके आंसू न देख सके। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और दिल के भीतर एक गहरा सुकून उतर गया। उसे महसूस हुआ कि वो अपने बेटे को सिर्फ जीना नहीं सिखा रहा है, बल्कि इंसान बनना भी सिखा रहा है। और यही शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। उसी शाम मॉल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, और शायद वो बेचैनी सबसे ज्यादा नेहा के दिल में थी। वो काउंटर पर बैठी तो थी, सामने बिलों की लाइन लगी थी, ग्राहक आते जाते रहे थे, मशीनें लगातार बीप कर रही थीं, लेकिन उसका ध्यान किसी भी चीज में टिक नहीं पा रहा था। बिल स्कैन करते करते उसकी उंगलियां बार बार रुक जातीं, जैसे हाथ आगे बढ़ना चाहते हों लेकिन मन पीछे खींच रहा हो। कई बार उसे एहसास ही नहीं हुआ कि स्क्रीन पर क्या आया है, क्योंकि उसकी आंखें तो किसी और ही जगह अटकी में थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार रवि का चेहरा उभरा था, वही मासूम सी मुस्कान, वही साफ और भरोसे से भरी आवाज, थैंक यू आंटी। वो छोटा सा वाक्य बार बार उसके कानों में गूंज रहा था, जैसे कोई भीतर से उसे जगा रहा हो। हर बार जब वो किसी बच्चे को अपने माता पिता के साथ देखती, उसका दिल और भारी हो जाता। उसे लग रहा था जैसे आज पहली बार उसने ये समझा हो कि कुछ फैसलों का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वे इंसान के भीतर ऐसी जगह चोट करते हैं जहां कोई दवा काम नहीं आती। और उसी बेचैनी के बीच वो चुपचाप बैठी ये सोच रही थी कि क्या कभी उसे भी अपने किए का कोई जवाब देने का मौका मिलेगा, या ये सवाल अब हमेशा उसकी खामोशी बनकर उसके साथ रहेगा। शिफ्ट खत्म होते ही नेहा सीधे घर नहीं गई। ना उसने किसी दोस्त को फ़ोन किया, ना किसी से बात करने का मन हुआ। उसके कदम अपने आप उसे एक छोटे से पार्क तक ले गए। वो वहां जाकर चुपचाप एक बेंच पर बैठ गई। चारों तरफ बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी की आवाज़ें हवा में खुली हुई थीं, झूले हिल रहे थे, दौड़ते कदमों की थाप थी। लेकिन उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो बाहर की किसी आवाज़ से नहीं टूट सकता। पहली बार उसने अपने बीते हुए फैसलों से भागने की कोशिश नहीं की। पहली बार उसने उन्हें सामने बैठा कर देखा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी सफाई के। मैंने क्या खो दिया? ये सवाल उसने किसी और से नहीं, खुद से पूछा। सवाल छोटा था, लेकिन उसका वजन भारी था। उसका दिल और भारी हो गया। उसने फोन निकाला और पुराने चैट्स खोलने लगी। स्क्रीन पर पुराने मैसेज उभर आए, पुराने शब्द, पुरानी धमकियां, अधूरे ड्राफ्ट, और वे सारे सबूत जिन्हें कभी उसने शेखर को डराने, दबाने और खुद को मजबूत साबित करने के लिए संभाल कर रखा था। एक एक मैसेज उसके सामने ऐसे था जैसे कोई आईना पकड़कर उसे उसका ही चेहरा दिखा रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, शर्म से। उसे एहसास हुआ कि वो जिन बातों को कभी अपनी ताकत समझती थी, वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। अगर आज भी मैं इन्हें पकड़े रही, उसने खुद से कहा, तो मैं कभी बदल नहीं पाऊंगी। पार्क की हल्की हवा उसके चेहरे से टकराई, पेड़ों की पत्तियां सरसराई, लेकिन असली हलचल उसके भीतर थी, जहां पहली बार उसे अपने ही फैसलों का बोझ साफ साफ महसूस हो रहा था। और उसी बोझ के साथ बदलने की एक धीमी लेकिन सच्ची शुरुआत भी जन्म ले रही थी। अगले दिन नेहा ऑफिस तय समय से काफी पहले पहुंच गई। चेहरे पर रात की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी स्पष्टता थी,
जैसे उसने बहुत कुछ खोकर आखिरकार खुद को पा लिया हो। काउंटर खुलने में अभी समय था, मॉल भी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन नेहा का मन पूरी तरह जाग चुका था। उसने मैनेजर से मिलने का समय मांगा और केबिन में पहुंचते ही बिना किसी भूमिका के, बिना किसी घुमाव के साफ शब्दों में कह दिया, मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूं। मैनेजर एक पल के लिए चौंक गया। उसे शायद किसी शिकायत, किसी मजबूरी या किसी बहाने की उम्मीद थी। उसने हैरानी से पूछा, सब ठीक तो है? नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब ठीक करना चाहती हूं। उस मुस्कान में ना कोई सफाई थी, ना कोई अपराध बोध दिखाने की कोशिश और ना ही कोई तर्क। बस एक गहरा और पक्का फैसला था जो बहुत सोच कर लिया गया था। उसी दिन नेहा ने एक महिला सहायता संस्था में काम शुरू कर दिया। वहां कोई चमकदार लाइटें नहीं थीं, ना एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और ना ही प्रोफेशनल मुस्कानों की जरूरत। वहां वो उन औरतों से मिलती थीं जो गुस्से, गलत फैसलों, टूटे रिश्तों और अहंकार की लड़ाइयों के बाद खुद को बिल्कुल अकेला पा लेती थीं। नेहा वहां किसी को जज नहीं करती थी, वो सवाल नहीं पूछती थी, आरोप नहीं लगाती थी। वो बस चुपचाप सुनती थी, समझती थी और उन्हें वही साहस देती थी जो कभी उसने खुद खो दिया था। हर कहानी में उसे अपना ही कोई टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता था और हर दिन के साथ वो थोड़ा थोड़ा खुद को भी जोड़ रही थी। उधर शेखर गांव पहुंच चुका था। कच्ची सड़कें, जाना पहचाना सन्नाटा और माँ का आंगन। माँ की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही थी, दवाइयों का असर दिखने लगा था और शेखर के दिल में पहली बार कई दिनों बाद सुकून की हल्की सी जगह बन पाई थी, जैसे उसने सही समय पर सही जगह पहुंचकर जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान पार कर लिया हो। घर के आंगन में रवि दादी के पास बैठा हुआ था और पूरे उत्साह से मॉल और दिल्ली की कहानी सुना रहा था। कभी वो हाथ फैलाकर चमकती लाइटों का जिक्र करता, कभी ऊंची ऊंची इमारतों को दिखाने की कोशिश करता और कभी उस बड़े से मॉल की बातें करता जहां उसे ऐसा लगा था जैसे एक अलग ही दुनिया बसती हो। उसकी बातों में सब कुछ जिंदा था, उसकी आंखों में चमक। उसे शायद किसी शिकायत, किसी मजबूरी या किसी बहाने की उम्मीद थी। उसने हैरानी से पूछा, सब ठीक तो है? नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब ठीक करना चाहती हूं। उस मुस्कान में ना कोई सफाई थी, ना कोई अपराध बोध दिखाने की कोशिश और ना ही कोई तर्क। बस एक गहरा और पक्का फैसला था जो बहुत सोच कर लिया गया था। उसी दिन नेहा ने एक महिला सहायता संस्था में काम शुरू कर दिया। वहां कोई चमकदार लाइटें नहीं थीं, ना एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और ना ही प्रोफेशनल मुस्कानों की जरूरत। वहां वो उन औरतों से मिलती थीं जो गुस्से, गलत फैसलों, टूटे रिश्तों और अहंकार की लड़ाइयों के बाद खुद को बिल्कुल अकेला पा लेती थीं। नेहा वहां किसी को जज नहीं करती थी, वो सवाल नहीं पूछती थी, आरोप नहीं लगाती थी। वो बस चुपचाप सुनती थी, समझती थी और उन्हें वही साहस देती थी जो कभी उसने खुद खो दिया था। हर कहानी में उसे अपना ही कोई टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता था और हर दिन के साथ वो थोड़ा थोड़ा खुद को भी जोड़ रही थी। उधर शेखर गांव पहुंच चुका था। कच्ची सड़कें, जाना पहचाना सन्नाटा और माँ का आंगन। माँ की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही थी, दवाइयों का असर दिखने लगा था और शेखर के दिल में पहली बार कई दिनों बाद सुकून की हल्की सी जगह बन पाई थी, जैसे उसने सही समय पर सही जगह पहुंचकर जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान पार कर लिया हो। घर के आंगन में रवि दादी के पास बैठा हुआ था और पूरे उत्साह से मॉल और दिल्ली की कहानी सुना रहा था। कभी वो हाथ फैलाकर चमकती लाइटों का जिक्र करता, कभी ऊंची ऊंची इमारतों को दिखाने की कोशिश करता और कभी उस बड़े से मॉल की बातें करता जहां उसे ऐसा लगा था जैसे एक अलग ही दुनिया बसती हो। उसकी बातों में सब कुछ जिंदा था, उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में वो खुशी जो सिर्फ बच्चों के पास होती थी। दादी मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रही थी, उनकी आंखों में सुकून था, जैसे पोते की हंसी में उन्हें अपनी बीमारी से ज्यादा राहत मिल रही हो। शेखर थोड़ी दूरी पर खड़ा ये पूरा दृश्य देख रहा था। चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन दिल के भीतर एक गहरा सुकून उतर आया था। उसे लगा कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत बार तोड़ा है, लेकिन शायद इस बार उसने सच में कोई बिल्कुल सही फैसला लिया है। ऐसा फैसला जिस पर उसे ना आज पछतावा था, ना कल होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर डाकिया आंगन में आया और एक चिट्ठी थमा गया। शेखर ने उसे हाथ में लिया। लिफाफा साधारण था, कोई भारी शब्द नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। उसने चिट्ठी खोली। कागज पर लिखे शब्द भी साधारण ही थे, लेकिन उनका वजन बहुत भारी था। लिखा था, तुमने मुझे सजा नहीं दी, तुमने मुझे आईना दिखाया, मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूं, नेहा। शेखर कुछ देर तक उस कागज को देखता रहा। उसके चेहरे पर ना मुस्कान थी, ना कोई भावुकता का दिखावा। उसने चुपचाप चिट्ठी मोड़ी
उसे बंद किया और माँ की दवाइयों के डिब्बे में रख दिया। याद के लिए नहीं, बल्कि सीख के लिए। क्योंकि वो जानता था कि असली जीत किसी को हराने में नहीं होती। असली जीत तब होती है जब इंसान हालात, दर्द और टूटे रिश्तों के बीच से निकलकर खुद को बेहतर बना ले। और उसी समझ के साथ उसने आंगन की तरफ देखा, जहां उसका बेटा हंस रहा था, उसकी माँ मुस्कुरा रही थी और जिंदगी बिना शोर किए बहुत सलीके से आगे बढ़ रही थी। गांव की सुबह हमेशा सादी होती है, ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस जिंदगी जैसी सच में होती है वैसी ही। शेखर आंगन में चुपचाप बैठा था। हवा में मिट्टी की हल्की खुशबू थी और सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। सामने चारपाई पर उसकी माँ लेटी थी। धूप उनके चेहरे को हल्के से छू रही थी, जैसे थकान से भरे उन वर्षों पर कोई मरहम रख रही हो। पास ही जमीन पर बैठा रवि अपनी किताबों में रंग भर रहा था, कभी लाल, कभी नीला, कभी हरा। वो पूरी तन्मयता से रंग चुन रहा था, जैसे अपनी छोटी सी दुनिया को मन चाहे रंगों से भर देना चाहता हो। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक बच्चे की निश्चिंत मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद उसने उत्साह से किताब उठाई और खुशी से बोला, दादी देखो। शेखर ने झुककर किताब की तरफ देखा। रवि ने एक चित्र बनाया था। कच्ची रेखाएं थीं, रंग थोड़े इधर उधर फैले थे, लेकिन भाव बिल्कुल साफ थे। ये मैं और पापा है, और ये आप। शेखर मुस्कुरा उठा। वो मुस्कान बड़ी नहीं थी, दिखावटी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ समाया हुआ था। ऐसे भाव जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल होता है। माँ ने कांपते हुए हाथों से किताब को छुआ। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने रवि के सिर पर हाथ रखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। उस आशीर्वाद में बरसों का दर्द भी था और आने वाले कल की दुआ भी। शेखर ये सब देख रहा था। उस पल उसे पहली बार गहराई से महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब हल्की हो गई है। जैसे कोई भारी बोझ जो बरसों से उसके कंधों पर था, आज चुपचाप कहीं पीछे छूट गया हो। ना कोई शिकायत बची थी, ना कोई पछतावा, बस सुकून था। और ये एहसास कि उसने मुश्किलों, तंगहाली और टूटे रिश्तों के बीच भी इंसान बने रहना चुना था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कहानी भी। कुछ दिन बीते और माँ की तबीयत काफी सुधर गई। दवाइयों का असर दिखने लगा था और चेहरे पर फिर से वही अपनापन लौट आया था। शेखर ने सुकून की एक गहरी सांस ली और फिर दोबारा दिल्ली लौट आया। वही ऑटो, वही रोज की भागदौड़, वही धूप, वही धूल और वही बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी। सब कुछ बाहर से वैसा ही था, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब उसके दिल में वो पुराना डर नहीं था, ना मॉल की चमक का, ना लोगों की नज़रों का, और ना ही अपने हालात का। अब वो सीधा बैठता था, सीधा देखता था, क्योंकि उसे साफ पता था कि उसने जो रास्ता चुना है वो आसान भले ना हो, लेकिन सही है। एक शाम ऑटो स्टैंड पर बैठा शेखर चाय पी रहा था। दिन भर की थकान उसके कंधों पर थी, लेकिन लिफाफा वही सादा था। शेखर ने उसे खोला। इस बार शब्द कम थे, लेकिन हर शब्द में सच्चाई थी, बिना किसी बनावट के। लिखा था, मैं आज दूसरों को वही हिम्मत दे रही हूं जो तुमने मुझे दी थी। शायद यही मेरी सज़ा है और यही मेरी मुक्ति। नेहा। शेखर ने चिट्ठी पढ़ी। उसके चेहरे पर कोई भावनात्मक उथल पुथल नहीं थी। उसने चुपचाप उस कागज़ को मोड़ा और पहली चिट्ठी के साथ रख दिया। उस पल उसे साफ महसूस हुआ कि उसने किसी को हराया नहीं था, उसने किसी से बदला नहीं लिया था, उसने बस किसी को सुधरने का मौका दिया था। और उसी एहसास के साथ उसके दिल में ये बात और गहरी हो गई कि असली जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आपके फैसले किसी और की ज़िंदगी को बेहतर बना दे। यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी और यही कहानी का सबसे सच्चा अंत। रात हो चुकी थी। रवि गहरी नींद में सो चुका था। उसकी सांसें धीमी और सदी हुई थीं, जैसे दिन भर की थकान और मासूम सपने एक साथ उसे अपने भीतर समेटे हुए हों। शेखर खिड़की के पास खड़ा बाहर शहर को देख रहा था। वही सड़कें थीं, वही भागती गाड़ियाँ, वही पीली रोशनियाँ और वही शोर जो हर रात शहर की पहचान बन जाता है। बाहर की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमेशा रही थी, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। आज उसका सिर अपने आप ऊंचा था, किसी जिद से नहीं, किसी दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर से आए सुकून के कारण। उसकी सांसें हल्की थीं, जैसे बरसों से सीने पर रखा कोई अनदेखा बोझ अब उतर चुका हो। उसे एहसास था कि उसने अपने बेटे को वो नहीं सिखाया जो दुनिया अक्सर सिखाती है। उसने रवि को ये नहीं बताया कि ताकत का मतलब बदला लेना होता है, कि चोट का जवाब चोट से देना ही समझदारी है।
उसने उसे ये सिखाया था कि असली ताकत वो होती है जो दर्द सहने के बाद भी इंसान को सही बने रहने दे। वो ताकत जो गुस्से में फैसले लेने से रोकती है। वो ताकत जो टूटने के बाद भी चरित्र को बचाए रखती है। वो ताकत जो किसी को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि खुद को गिरने से बचाकर मिलती है। शेखर जानता था कि जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब बदला बहुत आसान लगता है और माफ़ी बहुत मुश्किल। जब हालात इंसान को उकसाते हैं कि वो भी वही करे जो दुनिया उससे उम्मीद करती है। लेकिन वही पल, वही फैसले तय करते हैं कि इंसान भीतर से कितना बड़ा है। वही क्षण तय करते हैं कि वो हालात का गुलाम बनेगा या अपने सिद्धांतों का रक्षक। उसे ये भी पता था कि उसकी कहानी कोई अखबार की सुर्खी नहीं बनेगी, ना कोई तालियां बजेंगी, ना कोई उसे महान कहेगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसका बेटा चैन की नींद सो रहा था और उसके दिल में किसी के लिए जहर नहीं था। यही इस कहानी का सच था, क्योंकि इंसान बड़ा पैसों से नहीं बनता, ओहदे से नहीं बनता और ना ही दूसरों को हराने से बनता है। इंसान बड़ा उन फैसलों से बनता है जो वो अपने सबसे मुश्किल वक्त में लेता है, जब उसके पास गलत होने के 1000 बहाने होते हैं लेकिन सही होने की हिम्मत बहुत कम। और उसी हिम्मत के सहारे शेखर खिड़की से हटकर कमरे की तरफ बढ़ गया, इस भरोसे के साथ कि उसने अपने बेटे को सिर्फ जीना नहीं सिखाया बल्कि सही इंसान बनना सिखाया है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है, क्या शेखर को रवि के लिए नेहा को उसकी गलती माफ करके फिर से अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए थी, या जो उसने किया यानी दूरी बनाकर आगे बढ़ जाना वही सही फैसला था? कभी कभी माफी देना भी एक रास्ता होता है और कभी कभी दूरी बनाना भी खुद को बचाने का तरीका होता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, सही क्या था? ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने दिल की बात हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और जाते जाते, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, अगर किसी एक पल में भी आपने खुद को, अपने फैसलों को या अपने रिश्तों को महसूस किया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ, एक नए एहसास, एक नए सवाल और एक नई